हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास 10th का भौतिकी का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ का नाम है भौतिकी का पहला पाठ है। यह प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन है। इसमें टोटल 1 से 87 तक प्रश्न, टोटल 87 प्रश्न है, जिसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप लोग 10th की तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्ले लिस्ट में जा करके उसमें गणित का यानी मैथ्स का संपूर्ण हल दिया गया है, उसको शुरू से अंत तक देखिए और अच्छे से अध्ययन करिए। तो ठीक है, आज प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जल, तो जल का तो प्रयोग किया जा सकता है। कांच यानी शीशा, शीशा का भी जो है लेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी, डॉग आंसर होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो डी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो लेंस की फोकस निकालना, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/d हो जाएगा। तो 1/d का मान कितना थे? 1 डायोप्टर। और यहाँ पे देखिए ये मीटर में होता है, तो 1 मीटर मेरा आ गया आंसर। लेकिन यदि यहाँ पे मीटर में आंसर नहीं दिया है, तो चूंकि मीटर में नहीं दिया तो सेंटीमीटर में हम इसको देखेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में और माइनस में है, तो हम याद रखेंगे, आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि देखिए उत्तल लेंस में हमेशा प्लस में होता है। उत्तल लेंस में क्या होते हैं? प्लस में होते हैं, और अवतल लेंस में होते हैं माइनस में होते हैं। तो उत्तल लेंस चूंकि यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैट हो जाएगा, यानी कि प्लस 100 सेंटीमीटर। यदि वही पूछता यहाँ पे उत्तल के जगह क्या कह देता? अवतल कह देता कि अवतल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल की स्थिति में हमारा -100 आंसर होता। लेकिन चूंकि उत्तल है, तो उत्तल में सभी जो है वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, लेकिन और यानी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा, वस्तु की दूरी किसी भी लेंस में, चाहे वह अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लेकिन फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी उत्तल लेंस में क्या होती है? प्लस में होती है, और अवतल लेंस में दोनों माइनस में होती है। क्या होती है? उत्तल में दोनों प्लस में, यानी कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन अवतल में क्या होती है? दोनों माइनस में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न पे बोल रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? बिंब मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बिंब मतलब वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। तो वस्तु का वास्तविक तथा समान, समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान मतलब क्या होता है? बराबर। तो वस्तु का वास्तविक और बराबर साइज यानी बराबर आकार का, यानी जितना आकार का है वस्तु उतने आकार का ही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को, यानी बिंब मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो उत्तल लेंस को हम कहाँ पे रखेंगे ताकि हमारा उसका उस वस्तु की प्रतिबिंब भी जो है उसके बराबर ही बने? तो याद रखिएगा, लेंस की बात हो रहा है तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं। फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी कि 2f1 पर रखेंगे। तो 2f1 पर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है? 2f2 पर ही बनता है। तो याद रखिएगा, लेंस में जब पूछा वो वास्तविक और समान साइज बनाने के लिए, तो वो फोकस के दुगनी दूरी पर यानी 2f1 पर रखेंगे,
और यदि पूछता कि दर्पण में, तो दर्पण में तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पे यदि रखते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या बनता, प्रतिबिंब यदि सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है। यानी कि वस्तु का समान साइज दर्पण में प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र पर रखते हैं और वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखते हैं। और यदि लेंस में समान साइज प्राप्त करना हो तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। यदि देखिए यहाँ बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा, तो स्टूडेंट्स हम पहले ही बता चुके हैं कि माइनस में यानी ऋणात्मक कब होती है। तो ऋणात्मक जो है लेंस में भी अवतल लेंस ही होता है, ऋणात्मक होता है, और दर्पण में भी जो है अवतल दर्पण में ही जो है सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी कि फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम स्टूडेंट्स कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसका आंसर जो होगा बी होगा। और वो 2 नियम यदि पूछ दे कि कौन कौन होते हैं सब्जेक्टिव में, तो पहला होता है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला क्या नियम हुआ? पर आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे ये हमारा दर्पण मतलब ये शीशा है, ये सरल माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण आया तो अपवर्तित हो गया ऐसे, तो इसको अभिलंब बोलते हैं। तो इसको आपतन कोण बोलते हैं, सॉरी आपतित किरण बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, इसको जो है अभिलंब बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं आई, यानी कि आपतित आपतन कोण, यहाँ पे जो अपवर्तन कोण, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग जो है स्नेल का नियम बोलते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। देखिए आपतन कोण की ज्या यह है और ये अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका भी 2 ही नियम है। प्रकाश के परावर्तन बोले या प्रकाश के अपवर्तन बोले, कोई भी बोले तो उस दोनों का जो है नियम 2 ही होता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन का कुछ फिगर इस तरह बनता है, जैसे हमारा यहाँ पे दर्पण है और यहाँ से कोई किरण आया, वह यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में गुजर जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी प्रकाश की किरण किसी दर्पण में पड़ती है और दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको आई बोलते हैं यानी आपतित किरण, इसको आर बोलते हैं यानी कि परावर्तित किरण। तो देखिए सॉरी इसको बोलते हैं और इसको आपतन कोण बोलते हैं। और ऐसे फिगर है, ऐसे अभिलंब है, ये आई आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो इसको
इसका परावर्तन के जो है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन होते हैं यदि कोई पूछ दे, तो पहला है नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दोनों जो है यही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, याद रखिएगा कभी भी इसमें लेंस का ही प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी में यानी हम लोग को देखना है तो कभी भी लेंस का ही प्रयोग करेंगे। भूल कर आप लोग दर्पण मत मार दीजिएगा, क्योंकि अगर दर्पण मारिएगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे जीवों को दर्शी मतलब देखने के लिए जो चीज़ का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में हमेशा चाहे किसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग को लेंस का प्रयोग होता है। चाहे चश्मा में भी यदि पूछ दे तो चश्मा में भी लेंस का ही प्रयोग होता है। चाहे सूक्ष्मदर्शी में हो, चाहे दूरदर्शी में हो, चाहे किसी भी दूर की वस्तु चाहे नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए यदि प्रयोग किया जाता है तो लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। और अधिकांश जो है देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। इसका यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का, यानी कि इसका आंसर डी होगा। यदि पूछ दे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में भी जो है वो उसमें भी उत्तल लेंस होता है। यदि बोल दे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी कौन सा लेंस होता है, तो इसमें भी जो है उत्तल लेंस होता है। तो याद रखिएगा अधिकांश जो है देखने के लिए दूरदर्शी के प्रयोग जो होता है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर है, यह बोल रहा है 8 नंबर कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, उसका सूत्र पूछ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, चाहे अपवर्तनांक का भी वही सूत्र होता है। तो उसका आंसर आप लोगों को हम पहले ही बताए हैं, उसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा साइन आर को ही जाए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यानी कभी भी याद रखिएगा साइन आई यानी कि आई ऊपर और आर नीचे। भूल कर भी आप लोग आर बटा भी आई भी आंसर ऑप्शन दिया है, भूल कर आप इसको मत मार दीजिएगा। याद रखिएगा आई ऊपर है और आर नीचे है, यानी कि अपवर्तन जो है आपतन कोण ऊपर है और अपवर्तन कोण का जो है जया नीचे है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर ही याद रखिएगा ध्यान से। भूल के कभी भी गलत मत मार दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। बोल रहा है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग देखिए क्या होगा, तो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर कैट होगा, यानी कि सी होगा। किनारों की अपेक्षा उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस का फिगर हमारा इस प्रकार होता है, देखिए उत्तल लेंस जो है हमारे इस प्रकार का होता है, आई की तरह, आँख की तरह होता है ऐसे। यही उत्तल लेंस है। ये किनारा है तो किनारे की अपेक्षा बीच में जो है यह देखिए मोटा है। जिसके बीच में जो है मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और यदि यही पूछ देता कि एक अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस जो होता है जिसका किनारों की अपेक्षा जो है यानी बीच की अपेक्षा जो है किनारे मोटा हो, यानी कि देखिए बीच में पतला हो और किनारे दोनों तरफ मोटा हो। यह भी कह सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 10 नंबर। यह बोल रहा है कि एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। एक अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, वो किसके बराबर होता है। तो आवर्धन का सूत्र हम लोग को, आप लोग को मालूम होगा कि v बटा यू होता है। अवतल लेंस में जो है यह v बटा में u होता है, यानी कि इसका आवर्धन कितना होता है, v बटा में u होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस सांतर
एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो फोकसांतर यानी फोकस, मुख्य मतलब फोकस, और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो यह जो है संबंध जो होता है F बराबर R/2 होता है। हमारा फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। ये हमको जो है फिजिक्स में जो है सिद्ध भी करना है कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यही यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न दे दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो फोकस जो है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस देखिए यहाँ पे हमारा F बराबर R/2 कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम इसको 2 यहाँ पे नीचे है, हम इसको ऊपर भेज देंगे तो 2F हो जाएगा, इधर R बच जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो अब देखेंगे R बराबर 2F कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। इसका आंसर एक के सामने हम देखें तो यह जो है R बराबर 2F है, यानी R बराबर 2F बोल सकते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है कह सकते हैं, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या R बराबर 2F होता है होगा ऑप्शन में, तो उसको मार दीजिएगा जब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध बोले तो। और यदि F बराबर R/2 हो तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे F बराबर R/2 नहीं है, इसलिए R बराबर 2F को ही क्लिक किए हैं, यानी इसको टिक किए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? तो निर्गत कोण, यानी कि इसका कैट होगा। निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण। इसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो स्टूडेंट्स हम पहले ही बता चुके हैं कि F बराबर क्या होता है? 1/d होता है, चाहे F बराबर 1/d या D बराबर 1/f। एंड लेंस की क्षमता को क्या सूत्र होता है? तो लेंस की क्षमता चूंकि निकालना है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि परिभाषा पूछ दे तो परिभाषा में आप लोग लिखिएगा, यानी पूछ दे कि लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि D बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब 1 ऊपर और F नीचे, इसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, F जहाँ ऊपर रहना चाहिए वो नीचे हो जाता है, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी मेरा कितना दिया? F का मान दिया है 1, तो 1 से 1 कटाएंगे तो 1 ही बार में रहेगा, तो यह जो है 1 डायोप्टर इसका आंसर हुआ। और चूंकि यह उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में क्या होता है? हमेशा प्लस में होती है, तो इसका आंसर होगा बॉल होगा, यानी कि 1 डायोप्टर प्लस में होगा, यानी कि B होगा। ठीक है, अब 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। यह कह रहा है, 14 नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। बोल रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक भी और सीधा भी तथा आवर्धित काल्पनिक को ही क्या हम लोग बोलते हैं? आभासी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द है। और सीधा बनना चाहिए। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। तो अवतल दर्पण में बड़ा बनाना हो तो याद रखिएगा कब बनता है? तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। कभी भी अवतल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक नहीं वास्तविक बनता है, लेकिन जब दर्पण और फोकस दूरी के बीच रखते हैं, फोकस के बीच रखते हैं,
तो क्या होता है, सिर्फ उसी समय काल्पनिक बनता है, नहीं तो बाकी सब जगह जो है यदि रखते हैं तो हमेशा वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है लेकिन हमेशा वास्तविक बनता है। काल्पनिक अवतल दर्पण में कब बनता है, तो जब दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रखा जाए। इसका इस तरह फिगर बनना चाहिए। देखिए अवतल दर्पण मेरा ऐसे है, इसमें जो है हम यहाँ पे ये जो है प्रकाश की किरण आ रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को यदि हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ मेरा P है, यहाँ F है, यहाँ C है, तो यदि वस्तु को यहाँ पे रखे तो यह देखिए जो है मेरा क्या होगा, ऐसे करके करते हैं, इसको इससे गुजार देते हैं, इसको F से गुजार देते हैं, इसको C से गुजार देते हैं, तो यह जो दोनों टकराता है, पीछे बैक साइड में टकराता है। इसी को जब उल्टा यानी पीछे दर्पण के पीछे बनता है, उसी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ दर्पण के पीछे बन रहा है, इसीलिए काल्पनिक इसको कहे। काल्पनिक यानी सीधा, यानी ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है, और नीचे बने तो उल्टा कहते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा भी होता है और छोटा बनता है। तो इसका आंसर होगा मेरा क्या होगा, तो इसका उत्तल दर्पण होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा उत्तल दर्पण। हम पहले ही बाबू बताए हैं 14 नंबर प्रश्न में कि किसी दर्पण का जो है सीधा बने आवर्धित बने तो अवतल दर्पण में कहाँ पे रखते हैं, तो दर्पण तथा मुंह के फोकस के बीच रखते हैं, तो उसमें आवर्धित भी बड़ा बनता है। यानी अवतल दर्पण में यदि सीधा बने तो हमेशा बड़ा बनता है, लेकिन यदि उत्तल दर्पण हो तो इसमें जो है सीधा भी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा अभिसारी। अभिसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा दर्पण और लेंस में इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्यों कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमें दोनों में थोड़ा विपरीत आंसर इसका मिलता है। अवतल दर्पण में यदि पूछे तो अवतल दर्पण में जो है उसको हम कौन सा कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को जो है अपसारी कहते हैं। उत्तल को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। लेकिन यदि यही पूछ देता कि दर्पण के जगह यदि लेंस बोल देता तो अवतल लेंस को कौन सा मतलब लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अगर लेंस में पूछे तो अपसारी का होता है, और वही दर्पण में पूछे तो अभिसारी होता है। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। याद रखिएगा, तो इसका आंसर ए है, यानी अभिसारी है। तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। यह कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका आंसर जो होगा काल्पनिक एवं छोटा होता है। क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा कि हमेशा जो है कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु काल्पनिक, यानी काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी। तो हमेशा आभासी उत्तल दर्पण में बनता है, और काल्पनिक बनता है और हमेशा छोटा बनता है। तो उसका आंसर क्या होगा, एप्पल। यानी कि काल्पनिक एवं छोटा कब बनता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और जो है वास्तविक भी बनता है। तो यदि पूछ देता है कि ऐसी कौन सी दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो वह होगा अवतल दर्पण। यदि वास्तविक और काल्पनिक दोनों पूछे तो वह अवतल दर्पण बनता है। यदि पूछे कि काल्पनिक
बनता है और वस्तु से छोटा तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा, हम पहले ही बताएं कि उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, तो इसको भी जान लीजिएगा कि समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक ही बनता है। तो उत्तल में भी काल्पनिक और अवतल में भी जो है, सॉरी, समतल में भी काल्पनिक बनता है। तो मेरा बच गया अवतल, तो अवतल दर्पण मेरा आंसर हो गया। हम लोग कभी कभी जो है ऑप्शन को देख करके उसको जो है छांट करके भी हम लोग बना सकते हैं, उसका आंसर चूज कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे उत्तल के बारे में जानकारी है कि यह हमेशा काल्पनिक बनाता है और समतल के बारे में भी जानकारी कि हमेशा काल्पनिक बनाता है, तो मेरा यहाँ चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इनमें सभी तो हो नहीं सकता है, इसलिए मेरा आंसर बी होगा अवतल दर्पण। तो हम लोगों को जो है इस प्रकार भी ऑप्शन को मतलब जो है छांट करके भी आंसर हम चूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उत्तल और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो निम्नलिखित में जो है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसको हम ऑप्शन के अनुसार भी छांट सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यह तो मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी इसमें भी हमेशा बनता है, तो यह भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। पूछ देता है कि ऐसी कौन सी दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो एक अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों भी प्रतिबिंब बनती है, हमेशा नहीं, मतलब कभी वास्तविक कभी काल्पनिक बनती है। लेकिन देखिए अवतल लेंस की बात करें तो लेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक बन रहा है और बड़ा बन रहा है, तो उसमें उत्तल लेंस में बनता है। तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस का पूछता कि लेंस में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में यदि बन रहा है वास्तविक, तो उसका उल्टा उस लेंस में उल्टा होता है, यानी उत्तल लेंस में बनेगा। यानी लेंस और दर्पण में ही अंतर है कि जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, वही वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा पहले ही हम बता चुके हैं कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, काल्पनिक को ही मतलब जो है काल्पनिक जब भी बनता है, याद रखिएगा, तो जब भी काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक जब भी बनता है तो हमेशा उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी काल्पनिक यानी जब भी काल्पनिक बने तो हमेशा उसमें वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक जब बनता है तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, क्योंकि यहाँ पे सब ऑप्शन जो है दर्पण में ही है, तो आवर्धित कब प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। 21 का कितना होगा, ए, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवर्धित यानी बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में नहीं बनता है बड़ा, और उत्तल दर्पण में भी जो है हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में है क्या होता है, कभी बड़ा भी बनता है कभी छोटा भी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है।
तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी काल्पनिक होता है तो हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। वही बोल देता कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक पूछे तो हमेशा उल्टा और काल्पनिक पूछे तो हमेशा सीधा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है। यह कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हम पहले ही बताए हैं कि उत्तल दर्पण जो है उसमें हमेशा काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक। तो हमेशा काल्पनिक और छोटा किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर काल्पनिक है तो काल्पनिक में छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है। और वही आभासी अगर बड़ा बोल देता तो अब बड़ा बोलता तो अवतल दर्पण होता है। यदि बोल देता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण हुआ। लेकिन वही छोटा की जगह यदि बड़ा बोल देता तो बड़ा की जगह हमेशा बड़ा किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। लेकिन यह बोल रहा है कि छोटा बनता है, इसलिए इसका आंसर उत्तल दर्पण होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किसकी फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? धनात्मक मतलब प्लस में होती है। तो धनात्मक देखिए, अवतल दर्पण चूंकि यहाँ पे है तो दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण ही जो है हमेशा धनात्मक होती है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए, गोलीय दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फोकसांतर। देखिए कैसे गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है, तो इसमें जो है ऐसे हमारे P है, ये ध्रुव है, और यह जो F है, इस दोनों के बीच की दूरी को फोकसांतर यानी छोटी f से सूचित करते हैं। फोकसांतर भी कह सकते हैं, चाहे फोकस दूरी भी कह सकते हैं। तो बोल दे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही बता चुके थे 11 नंबर में, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है यानी r जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी जब वह दुगनी हुई तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी, यानी f बराबर r/2 होगा। तो यहाँ पे देखिए, या तो r बराबर 2f होना चाहिए या f बराबर r/2। हम इस सूत्र को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो f बराबर r/2 यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, हजामती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए, हजामत मतलब यानी दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग को मालूम ही होगा कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, यदि पूछ दे अवतल दर्पण का उपयोग, बोल दे कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें, तो अवतल दर्पण का उपयोग देखिए क्या क्या में किया जाता है। पहला तो दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत बनाने वाले दर्पण में प्रयोग करते हैं, और दूसरा गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च, वाहनों सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या क्या में? टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में तथा सर्च लाइट में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और तीसरा लिख देंगे कि रोगियों के नाक, रोगी यानी कि जो रोग जिसको रोगी हुआ रहा होता है पेशेंट को, नाक,
कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि जो है वो अंदर उसमें दिखाई नहीं दे पाता है। इसलिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिस पे प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है ताकि वो अंदर जो है अंदर की चीज़ों को देख पाए। और जो है चौथा विचार उपयोग बोल दे तो सौर भट्टियों में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उत्तल दर्पण का बोल दे तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के जो है साइड मिरर मतलब पश्च दृश्य को देखने के लिए। साइड मिरर जहाँ पे गाड़ी ड्राइवर होता है उसके साइड में एक दर्पण होता है, यानी एक आईना होता है, आप लोग देखे होंगे। उसी में जो इस दर्पण का प्रयोग होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यह जो है सभी बड़े मतलब पीछे वाले पूरे रोड को एक मतलब इकट्ठा कर देता है, यानी कि वो छोटा करके वस्तु को दिखाता है। उत्तल दर्पण सभी को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिएगा उसमें जो है गाड़ी के जो है ड्राइवर के जो साइड में जो मिरर होता है उसमें आप लोगों का जो अगर चेहरा देखिएगा तो छोटा छोटा दिखाई देता है। वह पूरे रोड को इकट्ठा करके एक जगह दिखाता है ताकि रोड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है और जा रहा है उसको मतलब दिखाता है। इसलिए याद रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण और गाड़ी की हेडलाइट जो आगे लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण, और साइड मिरर में पीछे देखने के लिए जो है पश्च दृश्य के लिए वह उत्तल दर्पण। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है तो पहला तो बता दिए कि गाड़ी के साइड मिरर में यानी पश्च दृश्य को, पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए। और दूसरा होता है इसका उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में। क्या? सोडियम परावर्तक लैंप में भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है किसका, इसका ऑप्शन जो है क्या है? तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल एवं अवतल। तो देखिए यहाँ पे जो है सोलर कुकर में प्रयोग किसका किया जाता है? हम पहले ही बताए थे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है 29 नंबर कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है, मतलब किसका बना होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें भी जो है हम बताए ही पहले ही हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च में भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए रोगियों के नाक, कान, गले हम पहले ही बताए हैं कि इसमें भी जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को एक जगह एकत्रित करके अंदर के भागों को वह दिखाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो रोगी के नाक, कान, गला इत्यादि कोई भी रोगी के जांच करना हो तो उसमें उत्तल का कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो पानी में जो डूबा हुआ है उसकी फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी हवा में जो उसकी फोकस दूरी का अपेक्षा क्या होगा? याद रखिएगा पानी में डूबा है तो उसकी फोकस दूरी को तो घटाएगा ही, क्योंकि उसकी पानी का भी कुछ तो उसका अपवर्तनांक होगा, तो अपवर्तनांक के कारण, पानी के अपवर्तनांक के कारण जो है उसका फोकस दूरी घट जाएगा। इसलिए हवा की अपेक्षा कभी भी किसी चीज़ में हवा की अपेक्षा बोले तो हवा की अपेक्षा हमेशा कम होता है। याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो उत्तल लेंस में हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। यदि यही दर्पण पूछता कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो यहाँ पे क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता। लेकिन लेंस की बात कर रहा है तो हमेशा लेंस दर्पण का उल्टा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि देखिए बराबर और सीधा तो होता नहीं है,
वास्तविक और सीधा तो होता नहीं है, वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो उत्तल जो अवतल दर्पण की होता है प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल लेंस की होता है, क्योंकि उत्तल जो होता है लेंस में वह अवतल दर्पण में होता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है और उल्टा बनता है। उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी वास्तविक और उल्टा बनता है और काल्पनिक सीधा बनता है, लेकिन यहाँ काल्पनिक सीधा कहीं नहीं ऑप्शन में है, इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पे वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, उत्तल लेंस में कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अभी हम बताएं कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन कब बनता है काल्पनिक, तो इसका आंसर होगा जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता हो। इसका आंसर क्या होगा, जब फोकस से, मुख्य फोकस से कम दूरी पर जब रहे तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। देखिए जब ऐसे रहता है उत्तल लेंस, इसमें जब यहाँ पे होता है वो होता है और इसको मानते हैं एफ, मान लिए इसको 2f माने, जब यहाँ पे रखेंगे यानी कि एफ और वक्रता केंद्र के मतलब जो है, सॉरी, प्रकाशीय केंद्र इसको बोलते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र के बीच जब रखते हैं यहाँ पे तब इसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है। तो याद रखिएगा, काल्पनिक हमेशा उत्तल लेंस में कब बनता है, जब फोकस से कम दूरी पर रहता है। वही अवतल दर्पण में होगा काल्पनिक, क्योंकि उत्तल लेंस की बात हो रहा है तो उसका जस्ट उल्टा दर्पण में होता है। तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, तो उसमें भी वही आंसर होगा जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। दोनों का आंसर एक ही होता है, जो उत्तल लेंस का होता है वो अवतल दर्पण का होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न कि लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो हम पहले ही बताए हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि d बराबर 1/f होता है, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि f नीचे हो जाता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम का कहते हैं लेंस की क्षमता। यदि पूछ दे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डाइऑप्टर होता है। क्या होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो डाइऑप्टर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब उत्तल लेंस में हो और उसमें जब बिंब, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, जब वस्तु के f और 2f के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह बनता है, वो बड़ा और वास्तविक बनता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। बड़ा और वास्तविक जब f और 2f के बीच रखते हैं तो वह कहाँ बनता है, तो 2f और अनंत के बीच बनता है, और वह जो है बड़ा और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कभी भी हम बताए हैं कि वास्तविक बनता है तो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। और गोलीय दर्पण की बात हो तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। जब किसी खोखले गोले का भाग को क्या कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह सब प्रश्न जो है, सारे प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग यह शुरू से अंत तक देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को ही क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए, यानी उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि दूर के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
दूरदृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और बात यदि होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होता अवतल लेंस होता है। लेकिन यहाँ दीर्घ दृष्टि की बात हो रहा है, यानी दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि का होता है उत्तल लेंस। और वही यदि बोल दें कि जो है जरा दृष्टि दोष को करने के लिए, मतलब एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, तो जरा दृष्टि दोष का मतलब संशोधन करने के लिए, यानी कि उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसका बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का जरा दृष्टि के लिए? बाइफोकल। बाइफोकल को ही क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। यानी उसमें जो है उत्तल भी होता है और अवतल दोनों लेंस होता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष कैसी होती है? तो जरा दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष जो बुढ़ापे में उत्पन्न होती है, जिस में व्यक्ति को ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो उस स्थिति में हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि बात करें दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में, तो दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे। याद रखिएगा, नाम का अनुसार उसका परिभाषा अलग होता है। यहाँ बोल रहा है दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दोष लग रहा है जिसमें दोष होता है वहीं का साफ साफ दिखाई देता है। याद रखिएगा, यहाँ में दोष किस में लग रहा है? तो दूर में, तो दूर के ही साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, चाहे दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसे दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। वही बात करें यदि हम निकट दृष्टि दोष को, तो निकट में लग रहा है दोष, इसलिए निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। याद रखिएगा, कभी भी जिसमें दोष लगा रहता है उसी में साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर में उत्तल लेंस का। तो इसमें आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, क्योंकि देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस में कंफ्यूजन होता है। यदि दीर्घ दृष्टि दोष पूछ दे एग्जाम में, तो हम लोग यह कंफ्यूजन हो जाता है कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि दूर, दूर को दीर्घ बोलते हैं, तो इसमें दो शब्द है, तो दो का तीन होता है, तीन शब्द बोला, और तीन का क्या होता है? चार। देखिए इसका ट्रिक होता है, दो का तीन और तीन का चार होता है। दो का तीन, फिर से देख लीजिए, दो का तीन और तीन का चार होता है। मतलब दो, मतलब दो अक्षर वाला जो होता है उसका तीन अक्षर वाला उपाय करते हैं। जैसे देखिए, दो का तीन यानी दो, मतलब दो अक्षर वाला दूर होता है, तो उसका उत्तल लेंस यानी कि उत्तल तीन अक्षर वाला होता है। और तीन, तीन किस में होता है? नी क ट, इसमें तीन होता है, तो तीन का चार, तो चार में कौन होता है? अवतल। तो याद रखिएगा कि जो दो वाला होता है उसका तीन वाला अक्षर से उपचार होता है, और जो तीन का चार, दो का तीन और तीन का चार, एक बढ़ जाते हैं, यानी कि दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, बस ट्रिक यही, दो का तीन और तीन का चार ध्यान रहेगा तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और देखिए एक बेलनाकार लेंस है, इसके बारे में आप लोग भी जान लीजिए। यह बेलनाकार लेंस किस में प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस जो है वो अबिंदुकता, अबिंदुकता एक होता है, वह भी दृष्टि दोष होती है, जिसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? तो अबिंदुकता, जब बोलते हैं कि अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो बिंब यहाँ पे लिखा गया है, तो बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या ली जाती है? तो बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी ऋणात्मक। अब नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसका बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ए हो जाएगा, लेंस की दो वक्र सतह होती है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है लेंस जो है दो वक्रीय सतहों से घिरे होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न,
गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी बोल रहा है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध है। तो गोलीय लेंस की बात कर रहा है तो लेंस सूत्र यहाँ बताना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पे आंसर बी है, मेरा वही है, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, चाहे 1/f को इधर लिख दें और वो दोनों को उधर लिख दें, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को ही क्या कहते हैं, तो लेंस सूत्र चाहे गोलीय लेंस में संबंध जब भी बोले कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध बताएं तो यही होता है। यदि दर्पण की बात करें तो दर्पण यदि पूछता है कि दर्पण में सूत्र क्या होता है तो वहाँ प्लस वाला हो जाता है, ए वाला हो जाता है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है, वह जो होता है दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है, दर्पण। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और वही दर्पण बोल रहे तो दर्पण में होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए हम पहले ही बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी कि r जो है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो चूंकि फोकस दूरी 10 दिया है तो हमारा वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 2 f के जगह 10 रखें तो हमारा वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगा। तो यहाँ अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण देखिए अवतल दर्पण में क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 20। तो 20 यहाँ पे देखिए माइनस होनी चाहिए, यानी -20 होगी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। जस्ट अब की बार उल्टा पूछ दिया है कि अब की बार वक्रता त्रिज्या दिया, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी क्या होती है, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 28 है तो फोकस दूरी क्या होगा, जब आधा होगा तो आधा क्या होगा, 14 होगा। इसका आंसर होगा 14 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब मतलब वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। दर्पण के कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी f बराबर 10 दिया है। f बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। हमारा वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर पर। 20 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगा, तो फोकस दूरी की दुगनी कौन होती है, वक्रता केंद्र। तो यानी कि हमारा फोकस दूरी कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर पर होता है। तो हमारा वस्तु की दूरी जो यानी कि u जो है कहाँ पर रखा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है। तो चूंकि हमारा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, तो 20 सेंटीमीटर क्या है, तो 20 सेंटीमीटर क्या है, मेरा वक्रता केंद्र है। और हम पहले ही बताए हैं कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। यदि इसको ज्ञात करनी हो तो हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए हमारा f दिया है, 10, u दिया है 20। तो हम क्या करेंगे, हमको v निकालना है। तो v निकालना है तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u होता है 1/f यानी कि 1/10 हो गया बराबर 1/v। अब प्लस 1/u, u की जगह कितना है 20 है, तो ये 20 हो गया, तो प्लस 20 इधर आया तो माइनस 20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20 करेंगे, तो यह जो करेंगे तो 10 और 20 का जो है देखिए इसको करेंगे तो वही जो होगा, यानी कि इधर ऊपर कर लेते हैं, यह 10 है और 1/10 माइनस 1/20 जब किए तो इसका एलसीएम 20 हुआ। यहाँ पे 2 बार हम कटे हैं 1 बार में, तो 1/20 देखिए 20 पर ही बना कि नहीं, तो 20 सेंटीमीटर मेरा क्या है, तो 20 सेंटीमीटर जो है मेरा यह वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र पर ही बना। सिंपल विधि से ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और चूंकि 20 सेंटी पर जो है मीटर पर जो है मेरा वक्रता केंद्र है, इसीलिए मेरा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा। बोल रहा है गोलीय दर्पण में से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, बिंब मतलब वस्तु है, तो आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी होगा -6 होगा। अभी कैसे आएगा इसको हम बताते हैं, देखिए तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे संकेत में ही दे दिया है कि आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र होता है -v/u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई चूंकि 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो 30 ऊपर लिख दिए हैं, और बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई 5 है, तो 5 को नीचे लिखे, और यह चूंकि माइनस में सूत्र ही होता है, तो 5 छक्का 30 घटा, तो मतलब कटा 5 छक्का 30, तो 6 बार में है, तो 6 माइनस में, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, लेकिन आवर्धन का सूत्र माइनस में होता है, -v/u होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यह आंसर होगा -6 होगा। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। बोल रहा है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की यू बराबर जो है कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो लेंस हो चाहे दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो -30 सेंटीमीटर दिया है। और लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कितना होगा, सी होगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। कैसे होगा, तो देखिए, तो याद रखिएगा चूंकि यहाँ बोल रहा है कि उत्तल लेंस है और उसमें 30 सेंटीमीटर पर रख रहा है, तो उसी के बराबर बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो 30 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है। तो याद रखिएगा कि 30 सेंटीमीटर पर रखे और 30 सेंटीमीटर पर ही बने, तो ऐसी कौन सी जगह रखेंगे कि हमारा वह 30 पर ही बनेगा। तो यानी चूंकि जो है कभी भी वक्रता केंद्र को ही बोलते हैं। अवतल दर्पण की बात करें तो वक्रता केंद्र होता, लेकिन लेंस है तो इसमें यहाँ पे 2f1 पर रखते हैं किसी वस्तु को, तभी उसके बराबर कहाँ बनता है, तो 2f2 पर बनता है। तो 2f1 पर रखें तो 2f2 पर बनता है, तो यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे, तब जो है हमारा क्या होगा, उसका बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो चूंकि हम कहाँ फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखे यानी 30 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तब मेरा जो है प्रतिबिंब जो है क्या बना है, 30 सेंटीमीटर पर बना है। तो यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखे हैं, तो लेकिन यहाँ पर हमको फोकस दूरी ही ज्ञात करना है, तो हम 30 सेंटीमीटर दुगनी दूरी है फोकस के, तो उसको हम फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर क्या कर लेंगे, तो 30/2 यानी कि 15, क्योंकि देखिए F बराबर क्या होता है R/2, तो R की जगह दिया है, यानी कि हम R पर ही रखे हैं, वक्रता केंद्र पर ही रखे हैं,
30 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तब उसका हमारा जो है r/2 हमारा सूत्र ही होता है। तो इसको हम आधा किया यानी 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। तो कभी भी बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस में 2f1 पर रखते हैं और 2f2 पर बनता है। 2f1 मतलब यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखते हैं। तो फोकस दूरी क्या होगा, जब 30 पर रख रहे हैं 30 दुगनी है तो फोकस दूरी उसकी क्या होगी, आधी। तो आधी कुछ ही हुआ उसका 15। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी है दिया हुआ है तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी 1/f। तो 1/f यहाँ तो 1/20 कर दिए हैं। चूंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में हमेशा प्लस में होता है, इसलिए प्लस में 20 लिखे हैं। यह सेंटीमीटर है, इसको सबसे पहले हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो 100 से हम भाग दिए तो यह मीटर में हो गया। तो 20 बचे 100, यह 5 नीचे है तो 5 ऊपर चल गया, यानी +5 डायोप्टर। याद रखिएगा, सिंपल विधि से ऐसे भी कर सकते हैं कि जब यह सेंटीमीटर में दिया रहे तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए 1/20 तो ऐसे लिख दिए, लेकिन जब यह सेंटीमीटर में हो तो इसको हम 100 से गुना कर देते हैं मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि यह नीचे है ना इसलिए उसको गुना ही करेंगे। तो 20 बचे 100 +5 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए अब की बार जस्ट उल्टा दे दिया है कि लेंस की क्षमता दिया है और वह भी माइनस में दिया है। तो माइनस है तो याद रखिएगा, अगर पूछ देता कि कौन सी लेंस है तो अवतल लेंस, अवतल लेंस में ही माइनस में लेंस की क्षमता आती है। तो लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर का हो जाएगा लेंस की क्षमता का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि d बराबर 1/f, तो f ऊपर आ गया और d नीचे आ जाएगा 1/d। तो 1/d, d की जगह मेरा कितना -5, तो यह मेरा मीटर में आंसर हुआ। लेकिन मीटर में हमको यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1/-5 को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर मेरा कहाँ है, तो मेरा यह जो है ऑप्शन बी जो है -20 है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, यानी -20। डायरेक्टली 100 में भाग दे दीजिए और मतलब जितना बार में कटा तो कितना बार में कटा, 20 बार में। इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस होगा और उसका कितना फोकस दूरी होगा। याद रखिएगा कि हम बताए हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/d होता है, तो 1/4। तो इसको हम प्लस में है तो प्लस में है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लस में है, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो प्लस में है तो कन्फर्म उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस में एक हम देख रहे हैं कि 4 मीटर भी है, 1.025 है। तो हमारा इस दोनों में कौन सा होगा, तो 1/4 है, लेकिन यहाँ 4 मीटर दिया है तो इसको हम भाग दिए, 4 से 1 में भाग दिए, तो 4 से 1 में भाग दिए तो 0.25 भार में कटेगा। तो 0.25 मीटर, और उत्तल लेंस कौन है, तो मेरा आंसर कैट है, सी है। ठीक है, इसका हमारा जो है क्या हुआ, 0.25 मीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस है। क्योंकि उत्तल लेंस क्यों हुआ, क्योंकि यह प्लस में है 4 डायोप्टर, तो प्लस में 4 डायोप्टर हमेशा उत्तल लेंस में ही होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस दूरी कितना रहा है, 0.25, तो मेरा आंसर कैट होगा। अब 49 नंबर प्रश्न है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए क्या होगा, तो देखिए तो इसका आंसर होगा समतल तथा उत्तल होगा। यहाँ पे देखिए आंसर जो है अवतल व गलती है, समतल अथवा उत्तल, यह दोनों में जो है हमेशा क्या होता है, तो वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, तो समतल तथा उत्तल। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, चाहे कहीं भी खड़े हो। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न
यह कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटा अक्षर है उसको पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो यह जो है कभी भी जो हम उसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हमेशा जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आगे वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे, उसको यदि आप लोगों को देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें साइंस का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो दिया होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।